आधे ज्यादा बच्चे सब 12-1 बजे सोते हैं। क्यों, क्या करते हैं भाई, दौड़ते हैं क्या रात में? नहीं सर, मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ। क्या टाइम तो मेरे बता। नहीं, 1 बजे रात तक जगने का मतलब, यार जानते हो रात में कौन जागता है पता है? जो रात में जागता या उल्लू। नहीं, उल्लू नहीं। उल्लू तो वालों पक्षी है ना, रात में चलता कौन है? रात को निशा कहते हैं, पता है कि नहीं? रात का एक पर्यायवाची। निशाचर। हाँ, निशाचर, तुम लोग समझ गए। तो आप लोग क्या है, वही है, उसी प्रकृति के आदमी है, उसी प्रवृत्ति के आदमी है। नो सर। अच्छा, उस प्रवृत्ति के आदमी नहीं है, मुझे लगा क्योंकि आप लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि निशाचर तो लगते नहीं किसी एंगल से, न शक्ल से, न पहनावे से। लेकिन सर क्लास 10 के सारे बच्चे लगभग ऑलमोस्ट सारे 12-1 बजे सोते हैं। मतलब क्लास 10 के बच्चों में ऐसी क्या विशेषता है कि इनको जागने की आदत पड़ी है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसी। देखिए, जो जो जगते हैं उनके कैमरे भी बंद हो गए। अच्छा, मतलब वो क्या, मतलब स्टेशनरी मतलब आकाश पाल के कैमरे बंद है, स्वास्थ्य के कैमरे बंद है, और अभिज्ञान के कैमरे बंद है। जो सर सो थोड़ी ना रहे हैं। हाँ। सर हम कर देखिए इसमें क्या है। नहीं, इसमें क्या है, मैंने एहसान नहीं कर रहा है, करना है तुमको। इसमें क्या, यस सर, यस हाँ, सर। इसमें एहसान वाली बात मत यस बोलो। सर। हाँ, इसमें क्या है, ऑन कर देंगे। सर मेरे कहने का कुछ और मतलब है सर। नहीं नहीं, मतलब हमको मत समझाओ, हम मतलब समझते हैं, मतलब तो हम समझाएंगे, तुम हमको क्या मतलब समझाओगे। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। बड़े भाई साहब, आप लोग अपने बड़े भाई साहब की बात मानते हैं? यस। यस सर। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? अच्छा अच्छा, तो विजिबल तो बड़ी अच्छी यस बात है। सर। देखिए, जब हम बड़े भाई साहब को पढ़ने चलेंगे तो पहले थोड़ी बहुत जानकारी हम प्रेमचंद के बारे में ले लेते हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार और उपन्यास सम्राट थे। कथाकार के ही अंतर्गत उपन्यास सम्राट आ जाएगा। उपन्यास सम्राट, ठीक है, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे, कई कहानियां लिखी। हिंदी साहित्य में इनकी लिखी गई कहानियां बहुत प्रसिद्ध रही, और इनकी कहानियों का जो दृष्टिकोण रहा है, दो प्रकार का रहा है। मैंने आपको जब ये पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इन्होंने जो कहानियां लिखी वो दो तरीके से लिखी। पहली कहानी तो उन्होंने ये लिखा जो आदर्शवादी था, केवल आदर्श पे आधारित था। दूसरी कहानी में क्या लिखी, यथार्थवादी। आदर्श और यथार्थ, मतलब जो आदर्श तो है लेकिन वही सत्य भी है। और जो एक कहानी इनकी थी वो यथार्थवादी, जो दिख रहा है वही वो लिखते थे, जो चीज़ें समाज में दिख रही हैं वही वो लिखते थे। जैसे उनकी एक कहानी थी पंच परमेश्वर, आप लोगों को पता होगा, जिसमें अलगू और जुम्मन शेख वाला, जिसमें मौसी रहती हैं, झगड़ा होता है बैलों को लेकर के, आप लोगों ने कहानियां पढ़ी होंगी, ठीक। तो उसमें आदर्शवादी व्यवस्था है। लेकिन कफन, उनकी एक कहानी है कफन, जिसमें घीसू और माधव होते हैं। तो घीसी और माधव की जो वर्तमान स्थिति होती है, जो समाज में जमींदारी प्रथा है, उसको लेकर के लिखी गई है। थोड़ी सी उनकी हरकतें भी उस तरह की रहती हैं कि जो समाज के परिप्रेक्ष्य चलती हैं, समाज के सापेक्ष चलती हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने उसमें दिखाया है। अब ये जो हमारी कहानी है बड़े भाई साहब, ये भी आदर्शवादी कहानी है। आदर्शवादी कहने का मतलब कि जो हमारे यहाँ परंपराएं प्रचलित हैं, जो आज भी एक सज्जन पुरुष या सभ्य परिवार में जो चीज़ें चली आती हैं, उसी चीज़ का अनुकरण ये बड़े भाई साहब कहानी में दर्शाया गया है। तो थोड़ी सी बहुत चर्चा अगर इनके बारे में कहा किया जाए तो 21 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था, बनारस से करीब लमही गांव, मतलब हमारे घर, जो हमारा घर बनारस में है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे घर से इनके घर की दूरी लगभग 18-19 किलोमीटर के आसपास मैंने बताई थी आपको, ठीक है। शुरुआत में उन्होंने उर्दू में रचनाएं की और धनपत राय के नाम से की। फिर धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, तो दयाराम निगम लोगों ने इनको नाम बदला, नवाब राय हुए। नवाब राय जब इनका नाम प्रेमचंद हुआ, ठीक। इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय ही था। अगर प्रेमचंद का आपसे मूल नाम पूछा जाए तो धनपत राय था, ठीक। इनकी जो पहली कहानी संग्रह थी सोजे वतन। आवाज मेरी आ रही कि नहीं आप लोगों के पास? यस आ रही। इनकी जो पहली कहानी थी सोजे वतन,
वो थोड़ी सी क्रांतिकारी कहानी थी। और आपको पता है कि 1880 और मान लीजिए कहानी अगर लिखे भी होंगे तो 20 साल के पहले तो लिखे नहीं होंगे, तो 1880 मतलब प्लस 20 जोड़ दीजिए तो 1900, और 1900 का आसपास का समय अगर आप देखिए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय है, भारत अंग्रेजों के अधीन है। बोलिए, और अंग्रेजों के अधीन है, अगर आप उनके विरुद्ध कुछ लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको परेशानियां उठानी पड़ेगी। ठीक, बोलिए, आवाज आ रही है? यस सर, यस इसके अलावा इन्होंने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया, हंस पत्रिका, माधुरी पत्रिका, ये जो पत्रिकाएं थी, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, समाज को दिशा देने का ही प्रयास किया। तो ठीक उसी तरह से, अच्छा एक बात और थी इनके अंदर, ये जो कहानी और उपन्यास लिखते थे ये आम आदमी के जीवन चरित्र को उतार के रख देते थे। उतार के रखने वाले, अगर कोई व्यक्ति फटे कपड़े पहनता है तो उसका भी उन्होंने इस तरह किया है कि इनके पास कपड़े नहीं थे। अगर वो लालटेन भी जलाता है तो लिखते थे कि शाम को 6 बजे उतार के लालटेन, मतलब जो आम आदमी की दिनचर्या होती है और उसकी वस्तु हकीकत क्या है, वो व्यक्ति किस अभाव में, किस प्रभाव में जी रहा है, एक एक चीज को उतारना यही मुंशी प्रेमचंद की कहानी की प्रमुख विशेषता। यहां तक समझ में आई बात? यस सर। ये बात तो हो गई मुंशी प्रेमचंद के बारे में। अगर आपको कोई पूछ दे कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था तो आप क्या बताएंगे? धनपत राय। धनपत राय, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, नो सर, नो सर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो हमारी कहानी है बड़े भाई साहब, देखिए बड़े भाई साहब कहानी जब मैं आपसे पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमारे भी घरों में, आपके भी घरों में बड़े भाई साहब, मतलब जो बड़े भैया होते हैं उनको आदर पूर्वक बोला जा रहा है बड़े भाई साहब, ठीक। और जानते हो, अगर जो व्यक्ति घर में अपने बड़ा होगा, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, अगर आप लोग भी अपने घर में बड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, लोग आपसे अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं। बोलिए, यहां तक किसी कोई समस्या? यहां तक किसी कोई समस्या? वही मुंशी प्रेमचंद के बड़े भाई साहब थे कि देखिए हम सब अगर अपने घर में बड़े हैं या घर के इकलौते लड़के हैं तो जानते हैं समाज की, परिवार की, जितने भी तरह की आपसे अपेक्षाएं की जा सकती हैं, जो अपेक्षाएं आप समझ सकते हैं वो सब आपसे की जाएंगी अगर आप अपने घर में बड़े हैं या अपने परिवार के इकलौते हैं। इट मीन्स कि गलत अपेक्षाएं आपसे नहीं की जाएंगी कि आप किसी को मार दीजिए, किसी को पीट दीजिए, मतलब कि आप एक समझदार इंसान बनिए, आप एक आदर्श इंसान बनिए, या आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करोगे जिसके लिए लोग आपके गुणों को, आप अपने मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। तो बड़े भाई साहब, ये जो कहानी, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये कुछ इसी प्रकार की कहानी है। ये कहानी है दो लोगों की, ये कहानी है दो चरित्रों की। वो दो चरित्र कौन कौन से हैं आपको पता है? कहानी का पहला चरित्र तो यही है, बड़े भाई साहब, और दूसरे चरित्र कौन है? स्वयं लेखक यानी कि मुंशी प्रेमचंद। ओके, बोलिए। यस सर। क्या जीवन की किसकी घटना है? क्या बेटा? सभी इनके जीवन की साथी घटना है। ये इनके जीवन की घटना के साथ साथ यह समाज के उन सभी लोगों के जीवन की घटना है जिनके घर में बड़े भाई साहब होते हैं, जिनके घर में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ रहता है, जिनके घर में एक छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब के साथ दूर रहता है, पढ़ता है, और बड़े भाई साहब उसको अभिभावक की तरह देखते हैं। ये उन सभी लोगों की घटना है। प्रेमचंद ने इसको अपने माध्यम से उतारा है। ये आत्म अभिव्यक्ति की भावना है, अपने दुख को दूसरे के दुख में देखना, ठीक, या दूसरे को दुख को अपना दुख समझना, ये कुछ इस तरह की बात है। तो इस कहानी में उन्होंने ये बताया है मुंशी प्रेमचंद ने कि जब वो अपने बड़े भाई साहब के साथ रहते थे तो उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और वो बार बार घूमना चाहते थे और खेलने के लिए बाहर निकल जाते थे। और एक बात और थी इनके साथ,
जैसे जब ये बाहर निकलते थे और खेल के आते थे, जबकि इनके बड़े भाई साहब उसको मना करते थे कि आप ऐसा काम मत करिए, ये मत करिए, ठीक नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब भाई जिसका मन स्वभाव चंचल है, शुरू से उसको आप कैसे रोक सकोगे? ये शुरू से छोटे तो थे ही, चंचल तो थे ही, माता पिता के दुलरुआ बच्चे थे, उसी चक्कर में बेटा बात नहीं, जो मैं चीज बता, स्क्रीन तो शेयर है बेटा, नहीं स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं, एक ठीक है अब शेयर। तो हाँ, तो अब ये क्या है कि अपने बड़े भाई साहब से 1-2 कक्षा पीछे रहते हैं, और ये बड़े भाई साहब की अपेक्षा पढ़ने में थोड़ा होशियार थे, होशियार नहीं होते तेज। और इनके बड़े भाई साहब के साथ दुर्भाग्य ये था कि वो इनको इतना समझाते थे और ये बार बार पास होते थे और बड़े भाई साहब फेल हो जाते थे। अंत में स्थिति ये आती है कि ये अपने भाई साहब को उनकी कक्षा के बराबर पा जाते हैं। ये तो केवल एक पक्ष हुआ कहानी का, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष देखिए। ये तो पढ़ाई लिखाई की बात, कहानी का एक पक्ष। दूसरे पक्ष में क्या होता है कि जो लेखक होते हैं, बड़े भाई साहब के बार बार मना कर, बड़े भाई साहब उनको बार बार समझाते हैं, तो समझाते हुए जो शब्द बोलते हैं वो शब्द बड़े भावनात्मक होते हैं। जैसे बड़े भाई साहब को ये बात पता है कि उनके पिताजी कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे हमको पढ़ाते हैं। दूसरी बात, वो बार बार इस बात को बड़े छोटे भाई से आगाह कराते हैं कि अभी तुम छोटी क्लास में हो, पास हो जा रहे हो, बड़ी क्लास में चीजें आपको कठिन से कठिन मिलने वाली हैं। बार बार वो अपने विषय की ओर इंगित कराते हुए कहते हैं छोटे भाई साहब से, आपको ज्योमेट्री मिलेगी, त्रिकोणमिति मिलेगा, मतलब जो जो कठिन विषय हैं उन कठिन विषयों के नाम गिनाते हैं कि इन कठिन विषयों के भंवर में आप उलझोगे, इसके लिए आप उलझो ना, इसलिए मैं आपको बार बार डांटता हूं और पढ़ाता हूं। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी भावनात्मक बात बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि तुम मेरे दुश्मन हो, बस कोई चीज दिक्कत ना हो, जैसे मैं बार बार फेल हो रहा हूं तो ये चीजें आपको दिक्कत न करे, इसलिए मैं उनको क्या कहते हैं, तुमको मना करता हूं। और दूसरी बात, ये तो प्रेमचंद के बड़े भाई साहब की बात हो गई। अब प्रेमचंद का भातृभाव देखिए, उनका भातृ प्रेम देखिए कि बड़े भाई साहब के बार बार बोलने के बाद, बार बार समझाने के बाद प्रेमचंद कभी उनको कोई जवाब नहीं देते। आज हमारे यहाँ क्या है, अगर छोटा भाई कोई बोले और बड़ा भाई दोनों हो, झगड़ा हो जाए दोनों के बीच में, उसके बाद अगर थोड़ा सा मम्मी पापा हटे, तुरंत दूसरे रूम में WWE का सेट तैयार हो जाएगा। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? क्यों ये घटना होती है कि नहीं? आप भी भक्त लड़की दोनों की बात है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए बात है। अगर लड़कियां भी, अगर छोटी बहन या बड़ी बहन है, अगर झगड़ा हो गया, उसके बाद फिर मम्मी पापा जरा सा हटे, फिर जिस कमरे में होगा उसको वो कमरा WWE का मंच बन जाएगा। या डांट बड़ा ही खाता है, जैसे मैं हमेशा, हाँ कभी कभी तो मम्मी लोगों के सामने WWE का मंच तैयार हो जाता है, या तकिया जो भी मिलेगा सामने, तकिया या फिर जो भी मिलेगा, स्पेशली तकिया ज्यादा मिलता है तो उसकी याद ज्यादा आती है लोगों को, पहले उसी से मार होगी। होता है कि नहीं? देखिए अब ये आप लोग नहीं बोल रहे, ये आप लोग अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। मौका मिल गया बड़े भाई साहब पाठ बोलने का, तो मेरी बहन खराब करती है, मेरा भाई खराब कर, ये देखिए ये मन की भड़ास होती है, समझ गया? कभी कभी इसको भी निकालना चाहिए। और तन्मय तुम क्या करते हो? तो ये जो मैंने कहानी आपको बताई बेटा, इस कहानी का संपूर्ण सार यही। अब जितना इस कहानी में, जिस कहानी की मुख्य बातें थी, उस कहानी को मैंने बता दिया। अगर कोई चीज छूट गई हो या आपको न समझ में आई हो तो आप उसको जरा हमको बताइए, तो फिर हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। बड़े भाई साहब पाठ में यही है कि अपने बड़े भाई का सम्मान, और एक थोड़ी सी मजेदार कहानी भी है कि भाई बड़े भाई बार बार समझाते हो, उन्हीं को उनको है लेकिन फेल अपने होते हैं। पढ़ने के लिए छोटे भाई कहते हैं लेकिन फेल अपने होते हैं, ठीक है? जबकि दिन भर ये हरदम किताबें खोले बैठे रहते, दिन भर पढ़ते रहते थे लेकिन परीक्षा में फेल हो जाते थे। और वही उनका छोटा भाई दिन भर पूरा ग्राउंड नाच आता था और परीक्षा में अव्वल आता था।
समझ रहे, थोड़ी सी मजेदार कहानी भी है, आदर्शवादी कहानी। अगर हाँ हाँ, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेमचंद के घर संपर्क करना पड़ेगा, या उनके बड़े भाई साहब की बुद्धि से संपर्क करना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि में ऐसा क्या था कि आप रोज किताब पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं। वही कंडीशन है कि तुम लोग रोज क्लास करते हो, देखो देखो, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, वही कंडीशन है कि तुम लोग रोज क्लास करते हो लेकिन टेस्ट में पाते हो 10-20 में से 5 नंबर। अब इसी से अनुमान लगा लो कि इसी स्तर के रहे होंगे। उस चीज को अपने ऊपर जोड़ के देखो कि तुम लोग रोज टेस्ट देते हो और पाते हो 20 में से 5 नंबर। ठीक, बोलिए। अच्छा एक बात और सुनो, ये तो मैंने एक कहानी का एक सार बता दिया, क्योंकि मैं कहानी को पढ़ा चुका था। अब आप लोग ये करिए कि इस कहानी में आपको जहां भी दिक्कत, कोई भी ऐसा शब्द हो, कोई ऐसा पैराग्राफ हो, पैराग्राफ माने कोई ऐसा गद्यांश हो जो आपको न समझ में आए, आप उसको पूछ लीजिए। दिग्विजय देखो, इसको सर खुजला रहा है, ये सर खुजलाने बैठा है। यस सर। पूछो क्या दिक्कत है तुमको। कोई दिक्कत है?